Hey guys, hi. So in the last video we tried to complete ऑक्सिन कंप्लीट हो गया था और हमने समझा कि कैसे ऑक्सिन का एक मेजर रोल होता है एपिकल डोमिनेंस, दैट मीन्स एपिकल बड की ग्रोथ को बढ़ाए रखना और जो आपका लैटरल बड्स है उसकी ग्रोथ को कम रखना। एंड दिस इज एडवांटेजियस फॉर द प्लांट, क्योंकि भाई अगर प्लांट ऊपर की तरफ जा रहा है इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है वो ज़्यादा सनलाइट लेगा, ज़्यादा सनलाइट ज़्यादा ग्रोथ है ना। तो ये बेसिक फंडा एपिकल डोमिनेंस का, एब्सिशन को डीरेगुलेट करने का, टिश्यू कल्चर में रूट्स को देने का, ये सब हम कर चुके हैं इन दी ऑक्सिन वाला वीडियो। अब बारी है सेकंड, दैट इज जिब्रेलिन की। सो जिब्रेलिन की डिस्कवरी बड़ी कमाल के तरीके से हुई थी। अब देखो अगर आप पिक्चर में आराम से देख पा रहे हो तो एक फूलिश सीडलिंग डिजीज था। अब क्या है ये फूलिश सीडलिंग डिजीज? देखो क्या होता था कि धान की खेत में, ठीक है, राइस इज धान, चावल, चावल के खेत में कुछ ऐसे सीडलिंग्स थे जो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते थे। तो एक साइंटिस्ट थे ई कुरोसावा, जापान में, वो पढ़ रहे थे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या खामी है इन पर्टिकुलर सीडलिंग्स के साथ जो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई इनमें कोई फंगल इन्फेक्शन होता है। उस फंगल इन्फेक्शन के कॉजेटिव एजेंट का नाम था आपका जिबरेला फ्यूजिकोराई। तो इन साइंटिस्ट ई कुरोसावा ने बोला कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ना, इसी के कारण हो रहा है ये फूलिश सीडलिंग डिजीज, या आम भाषा में बेकिनीज डिजीज, ओराइजा सटाइवा राइस में। तो ऐसा क्या है जो ये फंगस कर रहा है जिसकी वजह से ये फूलिश सीडलिंग डिजीज हुई? उन्होंने फिर थोड़ा और समझना चाहा कि ऐसा करते हैं कि ये जो फूलिश सीडलिंग डिजीज जो कॉज हो रहा है, तो प्लांट का सैप यानी प्लांट के अंदर का फ्लूइड इन्फेक्ट हो गया होगा ना। तो उससे कोई भी बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया ये कॉज कर रहा है या फंजाई ये कॉज कर रहा है, तो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब उन दिनों एक चलन था, किसी भी लिक्विड को अगर प्यूरिफाई करना है, अगर उससे इन्फेक्शन हटाने हैं, तो उसको एक स्पेशल, सॉरी इग्नोर दैट, दैट्स माय आईपैड। सो उसको जो है हम एक स्पेशल फ्लूइड से पास, फिल्टर से पास करते थे। उस फिल्टर का नाम था चैम्बरलेन फिल्टर। ये सेम फिल्टर था जिसका इस्तेमाल हुआ था वायरस की डिस्कवरी में। आई होप आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे इस इन्फेक्टेड प्लांट को के फिल्ट्रेट को चैम्बरलेन फिल्टर से पास किया गया, और उसके बाद भी जो फंजाई है उससे जो कॉज होने वाली डिजीज थी वो आगे बढ़ी। तो इसके दो ही उपाय थे। या तो फंगस बहुत छोटा है, जो कि पॉसिबल नहीं था चांसेस, क्योंकि फंजाई के बारे में हमने काफ़ी पढ़ चुके थे, तो फंजाई तो उससे छोटा नहीं हो सकता था। एक और पॉसिबिलिटी थी। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो फंजाई है ये शायद कोई केमिकल दे रहा है, और उस केमिकल के कारण ये फूलिश सीडलिंग डिजीज हुई। ठीक है। तो ये एक एजम्पशन था कि हो सकता है यहाँ एक्चुअली जो मेन कल्प्रिट है, वो मेन कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि एक केमिकल है। तो उन्होंने बाद में एक केमिकल आइडेंटिफाई किया और उस केमिकल का नाम रखा जिब्रेलिन। ओके। अब जिब्रेलिन, जो पहला वाला जिब्रेलिन था, वो तो बाद में आइडेंटिफाई हुआ, बट जो जिब्रेलिन आइडेंटिफाई किया गया, दैट वाज GA3। दे आर मेनी जिब्रेलिन्स, द नेचुरल जिब्रेलिन जो सबसे नेचुरल जिब्रेलिन प्लांट से है, दैट इज GA3। ठीक है। इसको ब्रायन एटाल ने स्टडी किया था। अब यहाँ पे दो नाम याद रखने हैं आपको। पहला नाम था आपका ई कुरोसावा, दूसरा ब्रायन एटाल। एटाल मतलब जब एक साइंटिस्ट की टीम कोई काम करती है और हम सिर्फ एक साइंटिस्ट के नाम से पूरे एक्सपेरिमेंट को समझना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं एट आल। एट आल मतलब एटसेट्रा, जो बाकी लोग थे। याद रखना और बार बार ऐसे कंपेयर करके पढ़ना। ऑक्सिन, चार्ल्स डार्विन एंड उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन, और फाइनल डिस्कवरी FW वेंट। उसी तरह यहाँ पे क्या है, जो इनिशियल चीज़ थी वो FW वेंट, सॉरी, वो ई कुरोसावा ने किया था, और ब्रायन एटाल ने उनका फाइनल डिस्कवरी किया था। अब ऐसा क्यों हुआ, हो क्या रहा था वहाँ पे? ये फूलिश सीडलिंग जो है, ये जो सीडलिंग थे, ये फूलिश, बेवकूफ़ क्यों बन जाते थे? ज़रूरत से ज़्यादा लंबे क्यों हो जाते थे? और लंबे होने के कारण गिर जाते थे। तो ये बेवकूफ़ियाँ ये करते ही क्यों थे? क्योंकि जिब्रेलिन का एक मेजर इफ़ेक्ट क्या होता है
इंटरनोड का इलोंगेशन। इंटरनोड क्या होता है, अगर आपको याद हो, मान लेते हैं ये स्टेम है, लीव्स आर बोर्न एट पॉइंट्स कॉल्ड नोड्स, राइट। तो ये जो लीफ का पॉइंट है दैट इज नोड। लीफ नोड्स पे जरूर होती है, बट उसके बीच का जो स्टेम सेगमेंट है वो इंटरनोड कहलाता है, दो नोड के बीच का। ठीक है। तो जिब्रेलिन का एक मेन फंक्शन होता है इंटरनोड इलोंगेशन, इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाना। तो इसीलिए राइस प्लांट्स जरूरत से ज्यादा लंबे हो रहे थे, क्योंकि जिब्रेलिन उन्हें बोल रहा था इंटरनोड को लंबा करो। अब इसे राइस में समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो, इमेजिन कर पाना, बट आप इस चाइनीज कैबेज की मदद से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर चाइनीज कैबेज को नॉर्मली देखा जाए तो वो कुछ ऐसा होता है, यो आपको आई थिंक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे इस साइड, है ना, ये छोटा सा नन्हा सा, ये इधर, नहीं इधर, ओके ये रहा, छोटा सा नन्हा सा चाइनीज कैबेज। अब सारे पत्ते ऐसा लग रहा है कि एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, है ना। बट अगर इसी चाइनीज कैबेज को आप जिब्रेलिन का स्प्रे कर दो, तो जिब्रेलिन स्प्रे करने के बाद कुछ ऐसा होगा। सो मुझे थोड़ा सा हट जाना चाहिए ताकि आप पिक्चर देख पाओ। तो अब आप देख सकते हो कि हुआ क्या है। इंटरनोड के काफ़ी ज़्यादा एलोंगेशन होने के कारण इनके पत्ते एकदम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। ठीक है। इसी प्रोसेस को आप बोल्टिंग भी कहते हो, और बहुत जल्दी आप इस प्रोसेस को समझोगे। ठीक है। सो जिब्रेलिन के वजह से जो फूलिश सीडलिंग डिजीज थी, उसका मेन रीज़न यही था कि इंटरनोड को इतना ज़्यादा एलोंगेट कर दिया कि ये सीडलिंग्स लंबे हो जा रहे थे। ठीक है। तो भाई जिब्रेलिन क्या है, ऑक्सिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वी अंडरस्टूड दे आर इंडोल कंपाउंड्स, ट्रिप्टोफैन से डिराइव होता है, whereas जिब्रेलिन आर टर्पीन्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर एसिडिक। कहाँ बनता है देखो, अलग अलग जगह बन सकता है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली इमेच्योर सीड्स में जिब्रेलिन बनता है। और इमेच्योर सीड्स में जिब्रेलिन क्यों बन रहा है, क्योंकि जब इन सीड को ग्रोथ की ज़रूरत होगी तो जिब्रेलिन ही हम आगे पढ़ेंगे जो न्यूट्रिएंट को अवेलेबल कराएगा। ठीक है। तो इमेच्योर सीड्स में बनेगा एपिकल मेरिस्टेम्स ऑफ शूट्स, रूट, डेवलपिंग एंथर्स एंड पॉलन। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आपका ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता था, वैस्कुलर टिश्यूज प्राइमरीली जाइलम से। ये ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्लोएम के साथ, और सोर्स सिंक रिलेशनशिप है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से, जहाँ कम है वहाँ जाएगा। ठीक है। जाइलम इन्वॉल्व हो सकता है बट लार्जली फ्लोएम में होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, जो अभी अभी हमने समझा, हाइपर इलोंगेशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, इलोंगेशन मतलब लंबाई बढ़ना। इंटैक्ट स्टेम, यानी अगर स्टेम अभी भी प्लांट से जुड़ा हुआ है तो उसकी लंबाई बढ़ाने में ये काफ़ी काम आएगा। अब इसका एक इस्तेमाल हम ग्रेप्स के ऊपर भी करते हैं। देखो, अगर ग्रेप्स की मान लो ये एक गुच्छी है, और इस गुच्छी के इंटरनोड्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो काफ़ी हवा पहुंचेगी और एक ग्रेप दूसरे ग्रेप के साइज को कंस्ट्रिक्ट नहीं करने की कोशिश करेगा। तो जब मुझे बड़े बड़े ग्रेप्स चाहिए, बड़े बड़े झुंड चाहिए, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि उनके बीच का इंटरनोड जो है वो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो, ताकि हर एक ग्रेप को सफिशिएंट एयर, ऑक्सीजन एटसेट्रा मिलते रहे ग्रोथ करने के लिए। तो इसीलिए जब हमें इंटरनोड लंबा चाहिए तो हम आ, आपका जिबरलिन जैसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपका मेन ईल्ड किसी भी क्रॉप का खुद स्टेम हो। अब आपके दिमाग में गन्ना ज़रूर आ रहा होगा। गन्ने में आप अगर गन्ने की जूस की बात करो या गन्ने को एज अ फूड आइटम की बात करो, आप गन्ने का क्या खाते हो, आप बेसिकली स्टेम ही तो खा रहे हो। सो इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड ऑन क्रॉप्स लाइक शुगर केन। और शुगर केन लाइक क्रॉप्स क्या करेंगे, स्टेम को लंबा करेंगे, और इससे आपका ईल्ड, ईल्ड मतलब उपज, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी एनसीईआरटी एक डेटा आपको देती है 20 टन्स पर एकड़, लगभग 20 टन पर एकड़ के इतना बढ़ जाएगा अगर हम जिब्रेलिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यही इसका मेन फंक्शन है। इसी चीज़ को आप बोल्टिंग भी कहते हो। देखो, एक चीज़ को ध्यान रखना कि ये हम सिंथेटिक
एक तरीके से एप्लीकेशन हमने पढ़ा कि जिबरेलिन डाल दिया तो प्लांट ने इंटरनोड इलोंगेट कर दिया। प्लांट ऐसा खुद अपनी लाइफस्टाइल में भी करते हैं। क्यों करते हैं और कब करते हैं? देखो, प्लांट के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के फेजेस होते हैं। आप ये ऑलरेडी ग्रोथ के समय पढ़ चुके हो, जुवेनाइल, एडल्ट, सेनेसेंट। जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी नहीं आई होती है, एडल्ट फेज में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आ गई है, सेनेसेंट फेज में डेथ की तरफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है। अब जब जुवेनाइल ग्रोथ हो रहा है तब मुझे ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, लेकिन जब एडल्ट स्टेज आ चुका है तो मुझे चाहिए कि फ्लावर थोड़े लंबे हों, थोड़े दूर हों, ज़मीन से ऊपर हों, ताकि उनके पॉलन का डिस्पर्सल या पॉलन कैप्चर बहुत आराम से हो रहा हो। तो जनरली क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फोटो पीरियड। जब दिन ठंडे होते हैं और दिन छोटे होते हैं तो प्लांट इस छोटे दिन का ठंडी रातों को डिटेक्ट करके बोल्टिंग की शुरुआत करता है। यानी बोल्टिंग के पहले प्लांट अपनी जुवेनाइल लाइफ दे रहा है, जी रहा है, पत्ते बना रहा है, और लो टेम्परेचर और छोटे दिनों के बाद वो बोल्टिंग करता है और अचानक से ऊपर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा और फ्लावर प्रोड्यूस करने के बाद क्रॉप, नए सीड्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसी प्रोसेस को बोल्टिंग कहते हैं। अब अगर आपको बोल्टिंग जल्दी चाहिए किसी वजह से, तो आप जिब्रेलिन का एप्लीकेशन करके ये सेम रिजल्ट अपना सकते हो। अब देखो, जो कैबेज हम खाते हैं वो आपका जुवेनाइल कैबेज है, यानी हम उसके बोल्ट होने के पहले उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें वो पूरा ही चाहिए। लेकिन जब हमें रिप्रोडक्शन का हमारा मायने है, जब हमें सीड्स चाहिए होता है, तो 1% क्रॉप को हम छोड़ देते हैं। उस 1% क्रॉप के ऊपर जिबेरलिन डालते हैं और अचानक से सब में फ्लावर्स आएंगे, और फ्लावर्स के आते ही हम उससे सीड, पॉलिनेशन की वजह से सीड और फ्रूट निकाल सकते हैं। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जिसको हम मिमिक करते हैं अपने फायदे के लिए। अब इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये देखो, ये है रोजेट स्टेज। रोजेट मतलब जब जो लीव्स होते हैं ना बहुत टाइटली अगर पैक्ड है उसको कहते हैं रोजेट स्टेज। ठीक है। अब यहीं पे अगर आपको लंबाई चाहिए, क्यों चाहिए होगा, अब फ्लावरिंग का टाइम आ गया है, तब आप डालोगे GA3 विच इज जिब्रेलिन और आपका बोल्टिंग हो जाएगा। क्लियर है इतना? आई होप सो। अगर स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट में बता देना, आई विल ट्राई टू स्लो डाउन, बट आई डोंट थिंक कि स्पीड ज़्यादा है। अगर मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि आप कम से कम एक बार ही अपनी क्लास में ये पढ़ चुके हो। बट अगर आपको लगता है तो बता देना ना। सेम सेम काम हम धनिया के लिए भी करते हैं कि धनिया में आप पहले ईयर हार्वेस्ट कर लेते हो 99% क्रॉप्स को। जब आपको सीड चाहिए तो नेक्स्ट साल जो है आप ठंड के बाद बोल्टिंग होने दोगे। बोल्टिंग होगी, प्लांट की हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ने के बाद ऊपर की तरफ आपको धनिया के सीड्स मिल जाएंगे। ठीक है, चल। सो एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन कैन हैव द सेम इफेक्ट। जो बोल्टिंग है वो भी ये काम कर सकता है। हालांकि प्लांट ये काम खुद कैसे करता है? बाय डिटेक्टिंग कोल्ड टेम्परेचर। जब प्लांट को 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिटेक्ट होता है तो वो खुद को लंबा करने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं वर्नलाइजेशन। ओके, चलो। अब जब हमें इंटरनोड लंबा चाहिए तो जिब्रेलिन डालेंगे, इंटरनोड लंबा नहीं चाहिए तो एंटी जिब्रेलिन डालेंगे। एंटी जिब्रेलिन जाहिर सी बात है जिब्रेलिन को काउंटर करेगा, कि बोलेगा कि भाई रुक जाओ, मत बढ़ो ज़्यादा। अब ऐसा हम क्यों करेंगे? ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। देखो, जो पॉइंसेटियाज, लिलीज जो है, हम क्या चाहते हैं ना, आपने शायद देखा भी होगा कभी बड़े होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में, कि ऐसा एक क्राइजेंथीमम का स्टेम होगा और यहीं पे हम मल्टीपल क्राइजेंथीमम एक बंच में चाहते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। पॉइंसेटियास के साथ भी सेम चीज़ करते हैं, फ्लावर्स को एक बंच में चाहते हैं, वो दिखने में अच्छा लगता है, वरना उसके फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए वंस अगेन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इंटरनोड्स छोटे हों। इंटरनोड्स अगर छोटे हुए तो ऐसा लगेगा फ्लावर का एक झुंड है, जो कि अट्रैक्टिव होता है। ओके ना। लॉजिंग को रिड्यूस करने के लिए, अब लॉजिंग क्या है?
वो जो फूलिश सीडलिंग डिजीज थी ना, वही लॉजिंग है। क्यों? क्योंकि अगर सीडलिंग या मेज या राइस बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया ना, तो हवा का झोंका आएगा और उसको गिरा देगा। क्यों? क्योंकि स्टेम ज़्यादा वीक है ना, स्ट्रॉन्ग स्टेम तो है नहीं। तो इसलिए अगर मुझे ज़्यादा लंबाई नहीं चाहिए या मुझे दिख रहा है कि लॉजिंग हो रही है, तो मैं वहाँ पे क्विकली एंटी जिब्रेलिन स्प्रे डाल दूंगा। और एंटी जिब्रेलिन स्प्रे डालते ही क्या होगा? लंबाई थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर मुझे लंबाई नहीं चाहिए ज़्यादा, या और लंबा नहीं होगा, अगर लंबाई नहीं चाहिए तो हम लॉजिंग को प्रिवेंट करने के लिए, छोटे स्टेम पाने के लिए एंटी जिब्रेलिन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं जिब्रेलिन का रोल इन सेनेसेंस, एब्सेशन एंड पीसीडी। अब वो पढ़ने के पहले हमें इन टर्म्स के बीच में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेनेसेंस क्या है, एब्सेशन क्या है, पीसीडी क्या है। थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए इनके बीच में। अब देखो भाई, सेनेसेंस क्या होता है? अभी तक हमने ये समझा है कि इट इज अ फेज ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट। इस स्टेज में आने के बाद प्लांट में ग्रोथ कम, डेथ ज़्यादा हो रही है, ओवरऑल प्लांट डाई करेगा। ठीक है। बट एक्चुअली में सेनेसेंस इज अ प्रोग्राम्ड प्रोसेस, प्रोग्राम्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। क्यों बोल रहे हैं प्रोग्राम्ड या ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस? क्योंकि प्लांट अपने पार्ट को मारने के पहले उससे जितना कुछ निकाल सकता है निकालेगा। सो इट्स अ हाईली एक्टिव सेल्यूलर मशीनरी। और इस सेल्यूलर मशीनरी का काम क्या है? रिकवर न्यूट्रिएंट्स, जितना से जितना हो न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट के पार्ट से निकाल ले। दैट इज सेनेसेंस। अब क्या क्या कर सकते हैं हम न्यूट्रिएंट्स को निकालने के लिए? क्लोरोफिल को डिग्रेड करेंगे, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को निकालेंगे। न्यूट्रिएंट्स को डिग्रेड करेंगे, अगर कैल्शियम था सेल वॉल में तो उसको यंगर टिश्यूज के पास भेज देंगे कि भाई जाओ उनके पास नया मटेरियल बनाओ। फोटोसिंथेसिस को रोक देंगे, अब कोई काम नहीं है, तो वाई टू जनरेट एनीथिंग दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ऑक्सिन का एक्सपोर्ट, ऑक्सिन सबको बोलता है एब्सिशन मत होने देना, तो ऑक्सिन के एक्सपोर्ट को डिक्रीज करेंगे कि भाई कोई काम नहीं है। इथाइलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे। क्यों? इथाइलिन हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, इज अ हार्मोन जो एब्सिशन कराता है। ओके। सो सेनेसेंस इज अ प्रोसेस जिससे हम सेल के काम वाली चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि अब वो मर सके। ठीक। अब अगर मुझे सेनेसेंस करना है तो एक प्रोग्राम्ड वे में सेल का डेथ होगा। दैट प्रोग्राम्ड ऑर्गेनाइज्ड डेथ इज पीसीडी, और प्रोग्राम्ड सेल डेथ और एपोप्टोसिस। इसको प्रोग्राम्ड क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। आपका डीएनए knows the program. Okay, it is not something that is entirely happening on a chemical basis. It has got genetic link in there. ठीक है। सो प्लांट पीसीडी जनरली वैक्यूल को इन्वॉल्व करता है, और एनिमल में सेम पीसीडी को आप एपोप्टोसिस कह सकते हो। क्या ट्रिगर होगा जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि रिएक्ट ऑक्सीजन जो है बॉन्ड्स को तोड़ता है, तो अगर बहुत सारे ऑक्सीजन होंगे तो बॉन्ड्स टूटेंगे, जिसका मतलब अंत की शुरुआत हो चुकी है। वैक्यूल्स जो स्टोर करते थे अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैक्यूल रप्चर होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिनका काम होता है चीज़ों को तोड़ना, उनका अमाउंट बढ़ जाएगा, जैसे प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। ठीक है। सो सेनेसेंस क्या था भाई? सेनेसेंस वाज मशीनरी जो रिकवर करेगा न्यूट्रिएंट्स को। वाई? अब डेथ होने वाली है। डेथ कैसे होगा? पीसीडी से होगा। पीसीडी जो है सेल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मारेगा। ठीक है। और सेनेसेंस एक तरीके से एजिंग है, मतलब इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, बट एक लंबा प्रोसेस है। पीसीडी इज द एग्जीक्यूशन स्टेप। एग्जीक्यूशन स्टेप का मतलब पीसीडी से सेनेसेंस हम लेकर आएंगे। सेनेसेंस के लिए हमें रिकवर करना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स को, तो मेटाबॉलिक पाथ इज पीसीडी। ठीक है। अब वंस हमारा सेनेसेंस के लिए जितना भी एक्सट्रैक्शन करना था वो हमने कर लिया, अब हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते।
और इस बात को याद रखना बेटा, 100% एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। मान लो आपने घर शिफ्ट किया, जो पुराना घर था वहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें लगाई थी, ट्यूबलाइट, पंखे, पेंटिंग, है ना। हो सकता है आपने घर की कोई दीवार को भी पेंट किया हो। कुछ चीज़ें घर बदलते समय आप अपने साथ ले जा सकते हो, पंखे, ट्यूबलाइट्स। बट अगर आपने दीवार पे कोई चित्रकारी की थी, आप उसे अपने साथ नहीं ले सकते, उसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। सेम वे जब प्लांट सेनेसेंस कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को आप वापस ले लोगे, बट कुछ चीज़ों को नहीं ले सकते, तो हमेशा कुछ ना कुछ पीछे छूटेगा। एंड फाइनली प्लांट अपने इस हिस्से को जिस वो हटा देगा। इसी हटाने वाले पार्ट को कहते हैं एब्सिशन। उसको फिजिकली सेपरेट कर देना, ठीक है। और ये करने के लिए हम एक एब्सिशन जोन बनाते हैं। मान लीजिए ये है आपका लीफ, इस लीफ में डैमेज हो गया था, अब इसे मुझे हटाना है। तो इसके पेटियोल में बनेगा एक एब्सिशन जोन, जहां सेल्स ड्राई और इवेंचुअली डेड होंगे, सेल वॉल को डिग्रेड कर दिया जाएगा और लीफ, पत्ता वहां से गिरकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो कुछ ये रिलेशनशिप है सेनेसेंस, एब्सिशन और पीसीटी में। अब क्यों पढ़ा हमने ये, अभी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखो, जब तक जिब्रेलिन है तब तक वो लोगों को बोलेगा भाई ग्रो करते रहो, ठीक है। अब ग्रो करते रहो यानी न्यूट्रिएंट्स लेते रहो, ग्रो करते रहो। तो इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब हमें बड़े बड़े फ्रूट्स चाहिए, है ना, तो हम चाहते हैं कि सारा न्यूट्रिएंट्स उसकी तरफ आए, राइट। अब इसका मतलब है कि हम जिब्रेलिन देंगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आएंगे और वो चीजें बड़ी और खूबसूरत लगेंगी देखने में। आपके स्क्रीन पे दो एप्पल है और आप आई थिंक कैन इजिली अग्री, आपको दायां वाला एप्पल बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। अब क्यों है, क्योंकि हमने उसे जिब्रेलिन डाला। तो जब भी हमें सेनेसेंस को रोकना हो, एक बार फ्रूट प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो सेनेसेंस की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे उसे रोकना है, मुझे उन्हें पेड़ पे छोड़ना है, तो मैं जिब्रेलिन डाल दूंगा। इससे उसके पास और न्यूट्रिएंट्स आते जा रहे हैं और वो और बड़ा होगा, और मैं एक साथ ही रोकूंगा सो दैट सारे के सारे फ्रूट्स हमारे से एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब मॉल्टिंग प्रोसेस, ये चीज़ समझना, ये छोटा सा पॉइंट है बट हमेशा मिस होता है। देखो, जब इम्ब्रियो को ग्रो करना है तो उसे चाहिए एनर्जी। एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। अगर सेल के पास माल्टोज है, वो उसको ब्रेक करके मोनोसैकेराइड बना के इस्तेमाल कर सकता है अपने में। बट माल्टोज कहाँ से आएगा? वेल, माल्टोज आएगा स्टार्च से। और स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करेगा? एक एंजाइम होगा एमाइलेज। अब ये एमाइलेज का एंजाइम है कहाँ पे? एमाइलेज का एंजाइम है एल्यूरोन लेयर में। एल्यूरोन लेयर क्या है? एंडोस्पर्म को कवर करने वाली एक सिंगल सेल लेयर या डबल सेल लेयर इज एल्यूरोन लेयर, ठीक। तो जब सीड के जर्मिनेशन का समय आएगा, जिब्रेलिन का सिक्रीशन होगा। जिब्रेलिन एल्यूरोन लेयर के पास जाके बोलेगा कि भाई एमाइलेज सिक्रीट करो। एमाइलेज सिक्रीट होगा तो स्टार्च डिग्रेड होगा, स्टार्च डिग्रेड होगा तो माल्टोज बनेगा, माल्टोज बनेगा तो मोनोसैकेराइड बनेगा, मोनोसैकेराइड बनेगा तो एनर्जी आएगी। सो जब सीड को जर्मिनेट कराना है तो जिब्रेलिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आगे पढ़ेंगे एक और हार्मोन है जो उसका रोल प्ले करता है, बट जिब्रेलिन भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कभी कभी वाइन या अल्कोहल मेकिंग इंडस्ट्री में हम ग्रेन्स को एज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अल्कोहल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनता है, तो आपको ग्लाइकोलिसिस और फिर इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन कराना पड़ेगा। ग्लाइकोलिसिस कराने के लिए आपको शुगर चाहिए, और शुगर कहाँ से मिल सकता है? अगर जिब्रेलिक एसिड है मीडिया में, तो वो प्लांट या सीड को बोलेगा कि भाई जल्दी जल्दी माल्टोस प्रोड्यूस करो। अगर आप जल्दी जल्दी माल्टोस प्रोड्यूस करा रहे हो, तो आपके ईस्ट जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक्चुअली में करता है, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम सेनेसेंस को कैसे डिले करा सकते हैं? सबसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन अभी हम पढ़ेंगे, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। फिर होता है जिब्रेलिन जो अभी हम पढ़ रहे थे। फिर होता है ऑक्सिन
बट वो सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में होता है। वहीं इथाइलिन इसका ठीक उल्टा है, वो डीले करता है सेनेसेंस को। वो बोलता है कि नहीं, अभी सेनेसेंस को रहने दो, मतलब सेनेसेंस कराओ। एबीए भी एब्सिशन कराएगा, सेनेसेंस कराएगा। इनफैक्ट एबीए जब डिस्कवर हुआ था तो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि एबीए एब्सिशन कराने में लोगों को लगा था उसका रोल है, और है, बट उसका मेजर रोल नहीं है। मेजर रोल जो है वो इथाइलिन का है। वहीं पे उसका मेजर एंटी रोल कौन प्ले कर रहा है? साइटोकाइनिन, देन जिब्रेलिन, देन ऑक्सिन। ठीक है। अब तीन मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें सबके बारे में पढ़ना होता है। पहला है फ्लावरिंग। देखो, ऑक्सिन भी फ्लावरिंग कराता था और फीमेल फ्लावर्स कराता था। जिब्रेलिन हालांकि फ्लावरिंग कराएगा, बट मेल फ्लावर्स कराएगा कुकुम्बर में। ठीक है। पार्थिनोकार्पी वो भी करा सकता था, तो बनाना और बनाना में और पाइनएप्पल में। ये भी पार्थिनोकार्पी करा सकता है, एप्पल्स और वो टोमेटो में, और ये एप्पल और पेयर में। ठीक है। ओवरकम्स डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी क्या है? देखो, जब सीड अभी अभी प्रोड्यूस हुआ, हम नहीं चाहते कि वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाए। सोचो जरा, आम लटका हुआ है ऊपर और उसी समय उसने रूट और शूट बना दिए, क्या फायदा? बेचारे को सनलाइट नहीं मिलेगी, बेचारे को न्यूट्रिएंट्स रूट से नहीं मिल पाएगा, तो मर जाएगा। तो मुझे नहीं चाहिए कि जैसे ही ओव्यूल बने वैसे ही आपका वो जर्मिनेट करना शुरू कर जाए। मुझे इसे थोड़ा समय ठंडा रखना है। थोड़ा समय ठंडा रखना है मतलब उसकी एक्टिविटीज को कम करना है। तो उस समय हम क्या, प्लांट के पास क्या प्रोग्राम होता है? प्लांट के पास प्रोग्राम है डॉर्मेंसी का। वो प्लांट को डॉर्मेंट करा देता है, आपके सीड को डॉर्मेंट करा देता है। जिब्रेलिन उसका ठीक उल्टा करता है। जिब्रेलिन बोलेगा कि नहीं, मुझे डॉर्मेंसी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराओ और काम कराओ। ठीक है। सो जब भी मुझे अर्ली मेच्योरिटी चाहिए, जुवेनाइल कॉनिफर्स, उसमें भी आप जिब्रेलिन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। सो एज यू सॉ, हमने इथाइलिन का काफ़ी जगह पे इस्तेमाल किया, और हमने ये भी समझा कि इसका एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन भी है, और इसके कई सारे एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि वो लंबे लंबे सेब होना। ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड हार्मोन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं साइटोकाइन की। ठीक है। टेक केयर, विल सी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास।